नमस्कार भारतवासियों। बहुत दिनों के बाद फिर हम अपने चैनल पर भारत का संविधान के अंतर्गत भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानेंगे। हम अपने बोर्ड के माध्यम से आपको 5 अनुच्छेद लिखे हैं। अनुच्छेद 36 परिभाषा क्या है। अनुच्छेद 37 इस भाग में अंतर्विशिष्ट तत्वों को लागू होना। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 के क समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ये 5 अनुच्छेद हम लिखे हैं, उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। आप तो कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं क्या है क्या नहीं है, तो हम सभी कुछ जान सकते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 36 के बारे में जानते हैं कि परिभाषा क्या है। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा उपेक्षित न हो राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। भाग 3 में जो मूल अधिकार में अनुच्छेद 12 में जो परिभाषा पढ़े थे वही राज्य की परिभाषा है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार, राज्य सरकार, भारत सरकार के कोई भी ऐसी वैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो वही परिभाषा अभी यहाँ पे लागू है। अनुच्छेद 37 कहता है इस भाग में अंतर्विशिष्ट तत्वों का लागू होना। इस भाग में अंतर्विशिष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिक कथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 37 आप इसको न्यायालय में ले जा नहीं सकते हैं, राज्य का कर्तव्य है कि इसको लागू कर सकता है। बहुत सा ऐसा तत्व है जिसको आप न्यायालय में सोचेंगे कि सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 37 के तहत हमको ये चीज नहीं मिल रहा है, तो राज्य का कर्तव्य है वो दे सकता है या नहीं भी दे सकता है। अनुच्छेद 38 कहता है राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। क्या व्यवस्था है? अनुच्छेद 38 के 1 राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की वृद्धि का प्रयास करेगा। यानी राज्य चाहेगा कि लोक व्यवस्था को बनाने के लिए आर्थिक, सामाजिक किसी भी प्रकार से सहायता करे लोगों को। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, परंतु इसको भी आप न्यायालय में नहीं घसीट सकते हैं। राज्य विशिष्टता आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, न केवल विशिष्ट के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसाय में लगे हुए लोगों के समूह के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। जो भी कानून आता है, चाहे राज्य सरकार लाए चाहे केंद्र सरकार लाए, उस कानून में जैसे आरक्षण का बात आता है तो आरक्षण कैसे लाएगा? असमानता को समानता में बदलना है बहुत सा प्रकार से। कोई शिक्षा में पिछड़ा है तो उसको समान तक कैसे लाइएगा? तो उसको आरक्षण देकर लाया जाए। किसी को आय में असमानता है तो उसको कैसे समान तक लेकर आए, तो उसके लिए भी आरक्षण दिया जाता है। तो यही है अनुच्छेद 38 के 2 में कि जो असमानता है उसको समानता में कैसे लाए सरकार, राज्य वो उसको विधिक व्यवस्था कर सकता है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अनुच्छेद 39 कहता है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। राज्य अपनी नीति का विशिष्ट इस प्रकार संचालन करेगा
कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्री सभी नागरिक को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। जीविका के लिए यानी जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। समुदाय के भौतिक संसाधनों का संयुक्त नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। कुछ भी संसाधन है, भौतिक संसाधन, जैसे बस चल रहा है, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी सब चल रहा है, उसका इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहायता उससे मिल सके। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। यानी आर्थिक व्यवस्था भी सरकार ऐसा करे, यानी राज्य ऐसा करे कि असंतुलन ना हो, पुरुष और स्त्रियों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। एक सफल उदाहरण हम बताते हैं अभी, जैसे रेलवे हो, पुलिस विभाग हो, कोई भी सरकारी विभाग में कोई भी व्यक्ति नौकरी करता हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो जिस पद पर है और उस पुरुष हो या महिला हो, दोनों का समान वेतन ही मिलेगा, न कि उसमें कोई कटौती कुछ भी नहीं है कि महिला है तो आप कम काम करते हैं तो आपको कम वेतन मिलेगा, या पुरुष ज्यादा काम करता है तो उसको ज्यादा वेतन मिलेगा। दोनों का समान काम समान वेतन। फिर उसके बाद है पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल ना हो। पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और बालकों को सुकुमार अवस्था, ऐसी अवस्था में उसको नहीं लगा जाए, जैसे सुकुमार अवस्था का मतलब होता है टीनेजर्स, किशोर किशोरियां, वो ऐसा काम ना करे जिससे उसका किशोरावस्था ही समाप्त हो जाए। 12 से लेकर 18 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें सीखने, खाने पीने, खेलने कूदने की अवस्था है। और पुरुष भी ऐसा काम, बहुत सा रासायनिक काम होता है जिसमें आयु कम हो जाएगी, शरीर के लिए हानिकारक होता है, तो वैसा ना हो। बालकों को स्वतंत्र गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए और बालकों के अल्प व्यय व्यक्तियों की शोषण से नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। ये सारे हम 39 के क, ख, ग, घ, अंग और च में पढ़े हैं। उसके बाद होता है 39 के क, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। राज्य वह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और वह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। इसलिए 39 का संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 8 1977 से अंतः स्थापित है। 1977 से ये लागू किया गया है और तब से चल रहा है। किसी भी व्यक्ति को यदि जो उसके पास पैसा ना हो और कोर्ट में केस लड़ना हो तो सरकार उसको विधिक सहायता निःशुल्क रूप से दिया जाएगा, देंगे। ये है 39 के क अनुच्छेद। तो हे भारतवासियों, सभी लोग तो नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग समझते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बहुत सा गुण रहस्य छिपा हुआ है। बहुत से लोग नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। मेरी बात इस चैनल के माध्यम से जितना लोगों तक पहुंचे वो वीडियो अवश्य देखें और जरूर देखें, क्योंकि मेरे देश में मेरे संविधान के बारे में जानेंगे तभी कुछ मांग सकते हैं, तभी कुछ कर सकते हैं जो समाज के लिए अच्छा और उपयोगी होगा। जय हिंद, नमस्कार।